नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम राजनीति विज्ञान की क्लास में नागरिकता विषय जो अध्याय 6 का आपका विषय है उस पर चर्चा करेंगे। नागरिकता अध्याय 6 राजनीति विज्ञान का, इस पर चर्चा करेंगे। नागरिकता समझने से पहले जरूरी है कि कुछ चीजों को समझ लिया जाए। जैसे कि नागरिकता समझने से पहले हमें नागरिक समझ लेना आवश्यक है। नागरिकता भी और नागरिक भी, ये दोनों चीजें राज्य से संबंधित हैं। राज्य, देश, कंट्री, इससे संबंधित है। तो चलिए पहले हम नागरिक समझते हैं, फिर नागरिकता समझेंगे। बात करते हैं नागरिक की। सामान्य अर्थों में तो नागरिक हम उस व्यक्ति को समझ लेते हैं जो किसी देश में निवास करता है, वहां रहता है। लेकिन अगर राजनीति विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं तो हमारे नागरिकता को समझने के डायमेंशंस बदल जाते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो नागरिकता को समझा पाएंगे। जैसे शाब्दिक अर्थ की अगर हम बात करें तो नागरिकता सिटीजन, इसका शाब्दिक अर्थ होता है नगर का निवासी। लेकिन आज के टाइम में हम नागरिक को केवल एक नगर या एक गांव का निवासी नहीं कह सकते। नागरिकता का जो मतलब है या नागरिक का जो मतलब है वो तो पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में लिया जाता है। तो इसके शाब्दिक अर्थ को हम नहीं समझ सकते। कुछ लक्षण पहले समझ लेते हैं। अगर लक्षणों को समझ जाएंगे तो हम एक सामान्य धारणा बना सकते हैं कि नागरिक किस व्यक्ति को कहा जाता है। जैसे नागरिक वह व्यक्ति होगा जो राज्य के सीमा क्षेत्र में निवास करे। उस राज्य के सीमा के भीतर निवास करता हो। अगर ये राज्य है तो इसके सीमा के अंदर निवास करें। दूसरी चीज, राज्य की सीमा के अंदर जो है वहां का सदस्य होना चाहिए। राज्य का सदस्य हो। जिस राज्य की बात हम कर रहे हैं उस राज्य का सदस्य होना चाहिए। तीसरी चीज या तीसरा लक्षण, जिस राज्य में वो सदस्य है उस राज्य के द्वारा कुछ सामाजिक और राजनीतिक अधिकार उसको प्राप्त होने चाहिए। सामाजिक और राजनीतिक अधिकार उस व्यक्ति को प्राप्त होने चाहिए, वो नागरिक कहलाएगा। अच्छा, अधिकारों से ही उस व्यक्ति को मौलिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। केवल भारत के परिप्रेक्ष्य में नहीं, किसी भी व्यक्ति का अगर किसी भी राज्य का अगर वो व्यक्ति नागरिक है तो उस राज्य के, उस देश के मौलिक अधिकार तो उसको मिलेंगे। तो उसको मौलिक अधिकार मिले होने चाहिए। इसी के साथ तीसरा चीज, जिस राज्य में वह व्यक्ति निवास कर रहा है उस राज्य में राज्य के प्रति भक्ति भाव या निष्ठा रखता हो, उस देश के प्रति निष्ठा रखता हो, किसी दूसरे देश के प्रति निष्ठा ना रखता हो। और जैसे कि मताधिकार है जो केवल राज्य के नागरिकों को ही प्राप्त होती है, तो जिस राज्य में वो निवास कर रहा है उस राज्य में उसको मताधिकार भी प्राप्त हो, वोट देने का अधिकार। उस राज्य में जो भी शासन व्यवस्था है उसमें अपना योगदान देने के लिए उसको मताधिकार मिला। देख लेते हैं फिर से सभी को।
उस राज्य के क्षेत्र में निवास करता हो, राज्य का सदस्य हो, राज्य के द्वारा, देश के द्वारा सामाजिक और आर्थिक अधिकार उसको मिले हुए हों, मौलिक अधिकार कुछ मिला हो, राज्य के प्रति भक्ति भाव रखता हो, और अंतिम रूप से उसके मताधिकार भी प्राप्त होने चाहिए। ये सारी चीजें जिस व्यक्ति में हैं, वह व्यक्ति किसी राज्य का, किसी देश का नागरिक कहा जा सकता है। ठीक है, नागरिक समझने के बाद ये देख लेते हैं कि क्या राज्य में केवल नागरिक ही रहते हैं? क्या राज्य में केवल नागरिक ही निवास करते हैं और कोई नहीं रहता? नहीं, तो बहुत सारे लोग हैं, केवल नागरिक नहीं। तो राज्य में और कौन कौन निवास करता है? राज्य में निवास करने वाले व्यक्तियों के बारे में देख लेते हैं। मुख्यतः दो तरह के व्यक्ति एक राज्य में निवास करते हैं। प्रथम तो वहां के नागरिक निवास करते हैं, और दूसरे कुछ विदेशी निवास करते हैं जो उस राज्य से संबंधित नहीं है, किसी अन्य राज्य के नागरिक, विदेशी नागरिक। एक राज्य में नागरिक अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, अलग अलग तरह के नागरिक हो सकते हैं। सिंपली समझते हैं, नागरिक और कैसे हो सकते हैं? जिनको मताधिकार ना मिला हो, या कह सकते हैं कि अवयस्क व्यक्ति। हाँ, यही अवयस्क व्यक्ति। अवयस्क व्यक्ति कौन होगा? अवयस्क व्यक्ति वह होगा जिसने एक निश्चित आयु, एक फिक्स आयु को पार ना किया हो उसके अंदर। जैसे भारत के केस में 18 वर्ष, जिस व्यक्ति को 18 वर्ष की आयु अगर पूरी कर चुका है वो व्यक्ति, उसको हम वयस्क मानते हैं। वैसे ही ये अलग अलग देशों में अलग अलग हो सकता है। दूसरे तरह के व्यक्ति कौन रहते हैं, मतलब नागरिक और कौन कौन से प्रकार के रहते हैं? तो ये तो हो गया अवयस्क व्यक्ति। दूसरे आएंगे मताधिकार विहीन व्यक्ति। राज्य में रहते हैं, मताधिकार विहीन व्यक्ति भी व्यक्ति ही हैं, राज्य में ही रहते हैं, लेकिन इनको वोट डालने का अधिकार प्राप्त नहीं होता, मताधिकार प्राप्त नहीं होता। क्यों नहीं होता? इनके पास तो उम्र भी है, 18 वर्ष से अब आयु भी है इनकी। इनको प्राप्त इसलिए नहीं होता क्योंकि या तो ये शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से सक्षम नहीं होते, अक्षम होते। अगर कोई पागल व्यक्ति है तो उसको वोट डालने का अधिकार नहीं दे सकते, या फिर अगर कोई विकलांग व्यक्ति है, मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति है, तो उसको वोट डालने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। इसमें दिवालिया व्यक्ति भी आ जाएगा, मतलब बैंक करप्ट व्यक्ति, बैंक करप्ट व्यक्ति भी आ जाएंगे। तीसरे नंबर पर उन व्यक्तियों को रखा जा सकता है जिनकी उम्र भी पर्याप्त हो चुकी है और वो साथ ही साथ मतदान कर भी सकते हैं, तो उनको हम कह सकते हैं मताधिकार प्राप्त वयस्क व्यक्ति। इनको दोनों तरह के अधिकार मिले होते हैं, सामाजिक अधिकार भी और राजनीतिक अधिकार भी, और ये देश की सरकार बनाने में अपना योगदान भी देते हैं, देश की राजनीति में सक्रिय रूप से भाग भी ले सकते हैं। चौथे तरह के जो व्यक्ति या नागरिक निवास करते हैं वे होते हैं देशीकृत व्यक्ति। देशीकृत व्यक्ति
कौन होते हैं ये? किसी दूसरे राज्य या किसी दूसरे देश का व्यक्ति अगर भारत की नागरिकता ग्रहण करके यहां निवास करने लग जाता है, यहां का नागरिक बन जाता है, तो वो कहलाएगा देसीकृत व्यक्ति। जैसे जब पार्टीशन हुआ, भारत पाकिस्तान अलग हुआ, तो पाकिस्तान के बहुत सारे जो नागरिक थे वो भारत आ गए, भारत के बहुत सारे नागरिक पाकिस्तान चले गए और देसीकरण के माध्यम से वो पाकिस्तान के व्यक्ति भी बन गए और जो भारत आए वो भारत के नागरिक कहलाए। नागरिक कितने तरह के होते हैं एक बार फिर से देख लेते हैं। अवयस्क व्यक्ति, जिसको उम्र पर्याप्त अभी नहीं है, जिसकी उम्र। दूसरे प्रकार के मताधिकार विहीन व्यक्ति, वह व्यक्ति जो या तो शारीरिक या फिर मानसिक रूप से वोट डालने के लायक नहीं है। तीसरे प्रकार में मताधिकार प्राप्त व्यक्ति आ जाएंगे, जो राजनीतिक और सामाजिक दोनों प्रकार के अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। और चौथे प्रकार में देसीकृत व्यक्ति आएंगे, देसीकृत नागरिक आएंगे, जो किसी दूसरे देश के नागरिक थे लेकिन उन्होंने भारत की सदस्यता ग्रहण कर ली। अब देखते हैं विदेशियों को। विदेशी कौन होता है? जाहिर सी बात है, जो इस देश से संबंधित नहीं है वो विदेशी है, किसी अन्य देश से संबंधित है, लेकिन अभी के टाइम में, वर्तमान स्थिति में इस देश में निवास कर रहा है। 3 प्रकार के विदेशी होते हैं। पहले तो होते हैं स्थायी विदेशी, दूसरे अस्थायी होते हैं, और तीसरे एक विशेष प्रकार का वर्ग होता है जो होते हैं राजनयिक, या सामान्य भाषा में हम कहते हैं राजदूत। राजनय लिख देता हूं, मतलब कि, और या राजदूत, हालांकि राजनयिक होता है, राजनय या राजदूत, तीनों को समझते हैं। स्थायी विदेशी वह व्यक्ति होता है जो स्थायी रूप से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर चुका हो। अगर भारत का एग्जाम्पल लें, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो भारत में पहले निवास करता था, यहीं उसका जन्म हुआ, यहाँ का नागरिक था, लेकिन किसी कारणवश वो विदेश गया और वहीं की नागरिकता प्राप्त करके अब वहीं रह रहा है, तो वो कहलाएगा स्थायी विदेशी। ऐसा व्यक्ति जिसका संबंध किसी अन्य देश से है लेकिन वो यहां पर निवास करता है स्थायी रूप से। दूसरा प्रकार आ गया अस्थायी विदेशियों का। इनमें जितने प्रकार के विदेशी हम जनरली देखते हैं वो सभी आ जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई प्रवासी है, वो घूमने के लिए यहाँ आया है, वह भी अस्थायी विदेशी कहलाएगा। पर्यटक यही अस्थायी विदेशी कहलाते हैं। या तो शिक्षा के लिए या व्यापार के लिए या पर्यटन के लिए किसी दूसरे देश जाते हैं और कुछ समय बाद वहां निवास करने के बाद अपने मूल देश लौट आते हैं, अस्थायी विदेशी वो कहलाएंगे। राजनयिक या राजदूत वह व्यक्ति कहलाएगा जो, भारत का ही उदाहरण देखते हैं, मान लीजिए भारत सरकार ने किसी व्यक्ति को राजदूत बना करके किसी अन्य देश भेजा है, वो राजदूत कहलाएगा। उसका संबंध मान लीजिए अगर अमेरिका गया है तो अमेरिका से नहीं होगा, उस राजदूत का संबंध भारत से होगा, उसकी भक्ति भारत से है, उसको वेतन भारत की सरकार देगी, लेकिन वो निवास करेगा अमेरिका में या जापान में या किसी भी विदेश में। एक देश में ये 3 तरह के विदेशी निवास करते हैं। फिर से देखते हैं। स्थायी विदेशी जो एक बार अगर विदेश चला गया तो वहीं की नागरिकता लेकर के वो वहीं रहेगा। दूसरे अस्थायी विदेशी, मान लीजिए या भारत का कोई व्यक्ति विदेश गया, वो घूम फिर करके कुछ समय में वापस आ जाएगा।
या राजनयिक या राजदूत जो भारत की सरकार के द्वारा राजदूत बन के कहीं गया है, वहां निवास कर रहा है, वहां के दूतावास में, और उसकी भक्ति, देशभक्ति भारत के प्रति रहेगी, उसको वेतन भारत की तरफ से मिलेगा, बस वो निवास वहां करेगा। नागरिक और विदेशी, ये समझने के बाद हम समझते हैं कि नागरिक और विदेशी में अंतर क्या होता है। इन दोनों के बीच का अंतर समझ लेते हैं। एक देश के नागरिक को बहुत सारे अधिकार देश की तरफ से मिले होते हैं, एक विदेशी को उतने अधिकार प्राप्त नहीं होते। पॉइंट्स में देखते हैं कि क्या क्या एक देश के नागरिक को मिला होता है और क्या क्या विदेशी को मिला होता है या नहीं मिला होता है। एक तरफ मैं नागरिक लिख रहा हूं, दूसरी तरफ विदेशी। अच्छा, समझने की बात यह है, एक तरह के अधिकार, कुछ तरह के अधिकार नागरिकों को मिले होते हैं, तो सीधी सी बात है, अंतर का सीधा सा फॉर्मूला है, जो नागरिक को मिला है वो विदेशी को नहीं मिलेगा, जो विदेशी को मिला है वो नागरिक को नहीं मिलेगा। पहला पॉइंट समझ सकते हैं कि एक जो नागरिक होता है वो राज्य का स्थायी सदस्य होता है, स्थायी रूप से यही निवास करता है, यही रहता है। विदेशी अस्थायी होता है। दूसरा चीज, जो राज्य का नागरिक होगा उसको कुछ सामाजिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, लेकिन ये अधिकार एक विदेशी को प्राप्त नहीं हो सकते। सामाजिक अधिकार मिल सकते हैं इसको, केवल विदेशी को केवल सामाजिक अधिकार मिलेंगे, इसको कोई राजनीतिक अधिकार नहीं मिल सकता। जैसे कि एक विदेशी यहां वोट नहीं डाल सकता, एक विदेशी यहां चुनाव में खड़ा होकर के कोई राजनीतिक पद प्राप्त नहीं कर सकता, मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। तीसरी चीज, मौलिक अधिकार जो हम सभी को प्राप्त है, हम सभी जानते हैं 6 तरह के मौलिक अधिकार हम सबको मिले हुए हैं, लेकिन मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को मिलते हैं, ये विदेशियों को प्राप्त नहीं होते। कुछ मौलिक अधिकार जैसे जीवन का अधिकार हो गया, स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, वो तो मानव अधिकार है, वो संसार में सभी मानवों को मिले हुए हैं। लेकिन जो मौलिक अधिकार जो राज्य अपने नागरिकों को देता है, भारत की सरकार हमको, आपको, हम सबको देगी, वो किसी विदेशी को प्राप्त नहीं हो सकता। चौथा चीज, संपत्ति के संपत्ति को खरीदने या बेचने का अधिकार। एक राज्य के नागरिक को ये दोनों तरह के अधिकार मिले होते हैं। राज्य का नागरिक वहां संपत्ति खरीद सकता है, अचल संपत्ति, जमीन या घर, क्या कर सकता है, उस राज्य के भीतर खरीद सकता है और किसी को बेच भी सकता है। इस तरह के अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं होते, ये बेच नहीं सकते, खरीद सकते हैं, बेच नहीं सकते। पांचवा चीज, मौलिक अधिकार हो गए, संपत्ति हो गया, और जैसे एक चीज और, राज्य यदि चाहे तो अपने नागरिकों के लिए सैनिक सेवा अनिवार्य कर सकता है।
अगर राज्य चाहता है कि मेरे जितने भी नागरिक हैं वो सभी सैनिक सेवा प्रदान करें तो वो कर सकता है, लेकिन विदेशियों के साथ ये नहीं किया जा सकता। हम विदेशियों को यहाँ का सैनिक नहीं बना सकते। अब किसी पाकिस्तान के व्यक्ति को भारत का सैनिक थोड़ी ना बनाएंगे, ये किसी भी देश के व्यक्ति को भारत का सैनिक नहीं बनाया जा सकता। तो सैनिक या सेना में भर्ती होने का अधिकार केवल और केवल उस देश के नागरिक को ही होता है और किसी को नहीं होता। अगला चीज देखते हैं, जो कर्तव्य होते हैं, जैसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में मूल कर्तव्य हमें दिए गए हैं। वो कर्तव्य केवल और केवल नागरिकों के लिए होते हैं। भारत का नागरिक यदि आप हैं तो उन कर्तव्यों का पालन करेंगे। किसी विदेशी को इन कर्तव्यों को पालन करने की आवश्यकता नहीं होती है, नहीं भी करता है। तो विदेशी कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं, लेकिन नागरिक कर्तव्यों का पालन करता है। सातवां पॉइंट ये कह सकते हैं कि जो नागरिक होता है, इसी देश का नागरिक है, वह व्यक्ति भारत, मान लीजिए भारत का नागरिक है, तो भारत के लिए भक्ति, देशभक्ति या निष्ठा रखेगा। जो विदेशी है वो अपने देश के प्रति देशभक्ति रखेगा, निष्ठा रखेगा, तो ये नहीं रखेगा। भारत के प्रति तो नहीं रखेगा। हम भारत के नागरिक हैं, हमारी भक्ति, हमारी देशभक्ति, हमारी निष्ठा भारत के प्रति है। जो विदेशी होगा वो अपने देश के प्रति रखेगा। ये बेसिक अंतर है। अच्छा, इसमें एक और चीज लिख सकते हैं कि जो भारत का अगर कोई व्यक्ति नागरिक है, तो अगर कोई घोर अपराध करता है, भारत का नागरिक है और उसने बहुत संगीन, बहुत घोर अपराध किया, तब उसकी नागरिकता ली जा सकती है, नागरिकता समाप्त हो जाएगी। आगे हम चर्चा करेंगे कि नागरिकता किस स्थिति में समाप्त हो सकती है। लेकिन किसी विदेशी को देश से निकालने के लिए, अर्थात अगर भारत के नागरिक ने कोई घोर अपराध किया है तो उसको भारत से निकाला जा सकता है, उसको हम इस देश से हटा सकते हैं, निकाल सकते हैं। लेकिन अगर कोई विदेशी घोर अपराध किया है या घोर अपराध नहीं किया है, फिर भी उसको निकाल सकते हैं। भारत के नागरिकों के पास ये अधिकार है कि जब तक आप कोई घोर अपराध ना करो, भारत की सरकार आपको यहां से नहीं निकाल सकती, जबरदस्ती नहीं ही निकाल सकती। लेकिन किसी विदेशी को बाहर निकालने के लिए, कहीं और भेज देने के लिए भारत की सरकार मतलब स्वतंत्र है। ये भारत की सरकार की इच्छा है कि वो किसी विदेशी व्यक्ति को भारत में देखना चाहता है कि नहीं। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, अगर भारत का कोई व्यक्ति आतंकवादी निकल जाए या नक्सलवादी हो जाता है, भारत की सरकार चाहती है कि इसको देश में नहीं रखना है, तो भारत से निकाल सकती है। लेकिन किसी विदेशी के लिए इतना सोचने की जरूरत नहीं है। बस ये सोच लो कि इसको नहीं रखना है देश में, तो इसको हटा सकते हैं। खैर, ये मुख्य अंतर है नागरिक में और विदेशी में। चलिए आगे बढ़ते हुए ये देख लेते हैं कि क्या सिर्फ भारत में या किसी भी देश में विदेशी और नागरिक निवास करते हैं? नहीं, एक तीसरी कैटेगरी भी होती है। तीसरी कैटेगरी होती है शरणार्थियों की। शरणार्थी देश से संबंधित नहीं होते, किसी अन्य देश के होते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल से देखते हैं, 1971 के समय में, 70-71 के समय में बांग्लादेश पर जो हमारा पश्चिमी जो पाकिस्तान था, बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहा था। इन अत्याचारों से परेशान होकर के जो उस समय पूर्वी पाकिस्तान और अभी का बांग्लादेश है, वहां के नागरिक भाग करके भारत में शरण ले रहे थे। अब इस तरह का व्यक्ति जिसका संबंध किसी एक देश से है, यहां का नागरिक है, लेकिन इस देश में ऐसा सिचुएशन हुआ जिसकी वजह से उस व्यक्ति को यहां से किसी दूसरे देश भागना पड़ा।
मान लीजिए यहाँ की सरकार ने कुछ ऐसे निर्णय लिए, ये व्यक्ति यहाँ अब नहीं रह सकता, तो ये भाग गया, किसी दूसरे देश चला गया अपने प्राणों की रक्षा के लिए, तो ये व्यक्ति भी शरणार्थी कहलाएगा। चलिए ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। ये चैप्टर अभी समाप्त नहीं हुआ है, इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं और बहुत इंटरेस्टिंग चीजें बची हुई हैं, तो आगे आने वाली वीडियोस में हम उन पर चर्चा करेंगे। और इसी तरह के और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल से जुड़िए और इसी तरह के कंटेंट पाइए। धन्यवाद।